देखो जरा, आज बच्चों हम पढ़ेंगे काला फास्फोरस। ठीक है, काला फास्फोरस क्या होता है। तो पहले आपको याद रखना कि काला फास्फोरस जो होता है ये दो रूपों में होता है। एक को कहते हैं अल्फा काला फास्फोरस, दूसरे वाले को कहते हैं बीटा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस कैसे बनता है और बीटा काला फास्फोरस कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। तो देखो, अल्फा काला फास्फोरस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास रेड फास्फोरस है, कौन सा, रेड, लाल वाला, तो लाल वाले फास्फोरस को आप क्या करो, एक ट्यूब में बंद कर लो, एक ट्यूब में रख लो। अब वो ट्यूब जो है पूरा बंद होना चाहिए, कांच का हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक, तो उस कांच में आप अगर उसको रखोगे, मान लेते हैं ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में आप रेड फास्फोरस को रख लोगे। किसको रख लोगे, रेड फास्फोरस को। तो यहाँ पे हमने ये रेड फास्फोरस मान लो रख दिया। ठीक है, इस रेड फास्फोरस को इस ट्यूब में हमने रख दिया। ये कैसी ट्यूब है, बंद है। कैसी है ट्यूब, बंद। तो जब इस बंद ट्यूब में तुमने रेड फास्फोरस रख लिया है, फिर क्या करो, इसको गर्म करना शुरू कर दो। क्या करो, गर्म। गर्म मतलब इसका टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है। और टेम्परेचर बढ़ा करके कितना टेम्परेचर करना है, इसको टेम्परेचर तुम्हें करना 803 केल्विन तक। कितना करना है, 803 केल्विन तक इसको हमें गर्म करना है। तो जो तुम्हारा लाल फास्फोरस होता है, उसी को अगर बंद ट्यूब में तुम बंद ट्यूब में अगर गर्म करोगे 803 केल्विन तक, तो यही लाल फास्फोरस बदल जाएगा काले फास्फोरस में। और काले फास्फोरस में भी कौन से काले फास्फोरस में, अल्फा काले फास्फोरस में। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो किस में बदल जाएगा, ये अल्फा काला। तो हमने क्या बताया, बस बिल्कुल सरल सा है कि अल्फा काला फास्फोरस क्या होता है। यदि हम रेड फास्फोरस को 803 केल्विन तापमान पर किसी बंद ट्यूब में गर्म करते हैं, तो तुम्हारा जो ये कौन सा रेड फास्फोरस है वो काले फास्फोरस में बदल जाएगा। कौन से काले फास्फोरस में, तो अल्फा काले फास्फोरस में बदल जाता है। इसकी और प्रमुख बातें क्या है कि जो अल्फा काला फास्फोरस होता है, ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। मतलब इसके अगर सामने इसको रख दिया जाए तो तुम इसके आर पार नहीं देख सकते हो। कैसा होता है ये, अपारदर्शी। और इसमें क्या लिखा है, ये वायु में ऊर्ध्वपातित क्रिया करता है। ठीक है, वायु में ऊर्ध्वपातित किया सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, देखो, ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, कोई भी चीज़ को अगर तुम पहले गर्म करो या जलाओ, किसी भी चीज़ को अगर गर्म करोगे, किसी ठोस चीज़ को गर्म करोगे या जलाओगे, तो सबसे पहले वो कायम बदलेगा। बताओ, जैसे ही तुम उस चीज़ को गर्म करोगे, ठोस चीज़ को, तो पहले वो चीज़ क्या, लिक्विड में बदलेगी, द्रव में बदलेगी। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को अगर गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, तो पिघलेगी ना। अब पिघल करके वो लिक्विड में बदल जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को अगर तुम गर्म करो तो पिघल करके पानी में, द्रव में बदलेगी। तो किसी भी चीज़ को अगर तुम गर्म करो, तो गर्म करने के बाद वो सीधा कायम बदलती है, द्रव में कायम जाती है। किसी ठोस चीज़ को गर्म करोगे, प्लास्टिक है, इसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद ये लिक्विड में बदलेगी, और गर्म करोगे तो ये वाष्प में बढ़ जाएगी। तो किसी भी ठोस चीज़ को अगर आप गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद किस में बदलता है, द्रव में। द्रव के बाद किस में बदलता है, वाष्प यानी गैस में। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको आप गर्म करो और वो गर्म करते ही सीधा गैस में बदल जाए, ठोस द्रव में बदले ही ना, ऐसा ठोस, समझना, ऐसा ठोस जिसको आप गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाए, सीधा गैस में बदल जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसा ठोस जिसको गर्म करने पर वो सीधा गैस में बदल जाए, द्रव में बदले ही ना, उसे हम क्या कहेंगे, उस ठोस को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातज। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज। और इस क्रिया को, ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाए, उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अंग्रेजी में सब्लिमेशन, इसको कहते हैं सब्लिमेट। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसा के तो कौन सा पदार्थ है, जो कपूर होता है, तो कपूर को जब आप जलाओगे तो जलाने पर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता है, वो सीधा वाष्प के रूप में उसके कण उड़ने लगते हैं और वही महक चारों तरफ फैल जाती है कपूर की। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो कपूर जो है ये क्या है, ये ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा उसको गर्म करोगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, द्रव नहीं बनेगा, सीधा गैस बन जाता है। कपूर के अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम मोम कहते हैं, लेकिन तुम कहोगे मोम तो पिघलती है, लेकिन मोम जो होती है वो पिघलती तब है जब उसमें वायु, हवा लगती रहती है। हवा लगने पर पिघल के वो गिरती है। लेकिन अगर उसको मोम को डायरेक्ट जलाओ तो जल करके सीधा वो, अगर डायरेक्ट हवा ज़्यादा ना चले तो डायरेक्ट वो सीधा जलने के बाद सीधा वो वाष्प के रूप में उड़ जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। मोम जो है पिघलती तब है जब उसमें हवा लगती है, हवा लगने से उसको पिघल करके टुकड़े गिरते हैं। लेकिन हवा ना जले तो मोम की जो बत्ती होती है, मोमबत्ती, उसको जलाओ, अगर हवा जला भी ना चले तो सीधा वो पिघलेगी नहीं, सीधा एकदम उसके जल करके सीधा जो मोम है वो पिघल करके सीधा किस में बदलेगी, गैस में। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वो भी क्या कर रही है, ऊर्ध्वपातन कर रही है। क्या कर रही है, ऊर्ध्वपातन। मोम क्या है, ऊर्ध्वपातज। क्या है, ऊर्ध्वपातज। कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातज। इसी तरीके से तुम्हारा जो ये अल्फा काला फास्फोरस है, ये भी क्या है, ऊर्ध्वपातज। मतलब इसको भी गर्म करोगे अगर तुम, तो ये सीधा गैस के रूप में बदल जाएगा, ये द्रव के रूप में
नहीं बदलेगा। ठीक, इसके बाद हम बीटा काला फास्फोरस को देख लेते हैं। बीटा काला फास्फोरस भी क्या है, ये भी काले फास्फोरस का एक रूप है। ठीक है, तो बीटा काला फास्फोरस कैसे बनता है तो पहले याद कर लो। ये पहला वाला जो अल्फा काला फास्फोरस था उसको बनाते थे रेड फास्फोरस से। किससे बनाते थे? लाल वाले फास्फोरस से। लेकिन बीटा वाला काला फास्फोरस कैसे बनेगा तो सफ़ेद वाले का फास्फोरस से बनेगा। किससे बनेगा? सफ़ेद फास्फोरस से। तो सफ़ेद फास्फोरस को भी गर्म करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको टेम्परेचर बिल्कुल याद रखना। एग्जाम में ये तापमान ही आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? तापमान। कि सफ़ेद फास्फोरस को, देखो बच्चों, सफ़ेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं। तो कभी भी सफ़ेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस आए तो कन्फ्यूज ना होना है। तो सफ़ेद फास्फोरस को अगर 473 केल्विन पर गर्म करो, इसको कितने पे गर्म कर रहे थे? 803 पे। इसको कितने पे गर्म करेंगे? 473 केल्विन पे गर्म करेंगे तो यही सफ़ेद फास्फोरस जो है बदल जाएगा काय में? बीटा काला फास्फोरस में। किस में बदल जाएगा? बीटा काला फास्फोरस में बदल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, अब इसको बीटा जो काला फास्फोरस है इसको तुम अगर बना लिया, बनाने के बाद तुम सोच रहे हो इसको हम जलाएं, तो जब जलाते हो तो ये लगभग 673 केल्विन तक तुम गर्म करते जाओ, तब तक ये जलता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो और गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? जलना शुरू करेगा। क्लियर? तो दोनों आप जान गए। अल्फा काला फास्फोरस कैसे बनता है तो रेड फास्फोरस से। रेड फास्फोरस का टेम्परेचर कितना रखना होता है? 803 केल्विन रखना होता है। इसको बंद ट्यूब में करते हैं। क्लियर? ठीक, इसके अलावा ये क्या है? ये जो अल्फा काला फास्फोरस है ये ऊर्ध्वपातज है। क्या है? ऊर्ध्वपातज है। जबकि बीटा काला फास्फोरस को कहाँ से बनाते हैं? सफ़ेद फास्फोरस से बनाते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का टेम्परेचर कितना रखना होता है? 473 केल्विन रखना होता है। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, केल्विन। ठीक है, इस पर गर्म करेंगे तो वो कहाँ में बदल जाएगा? बीटा काला फास्फोरस में। ठीक है, इसको उतार लो। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे फास्फोरस की अभिक्रियाएं। तो फास्फोरस जो है विभिन्न यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैसे बनाता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे फास्फोरस जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो यहाँ पे आपको लेना फास्फोरस का सूत्र होता है P4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे P4 ये NaOH के साथ क्रिया करेगा, NaOH के साथ क्रिया करेगा। तो जब ये NaOH के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है? PH3 फास्फीन बनाता है। क्या बनाता है? फास्फीन बनाता है। और साथ ही साथ एक और यौगिक निकलता है, उसे बोलते हैं NaH2PO2। ठीक है, और देख लो कितने हैं? PO2 क्या बनता है बच्चों? NaH2 और PO2। ठीक, तो ये आप यहाँ पे केवल याद रखोगे कि जो फास्फोरस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्रिया करके क्या बनाता है? फास्फीन बनाता है। और साथ ही साथ एक और यौगिक बनता है, इसे इसका सूत्र है NaH2 और PO2। ठीक, क्लियर? तो इसको आप बैलेंस कर लेना। बाकी पहली रिएक्शन ये हो गई। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब ये क्रिया करता है तो हाइड्रोजन के साथ जब ये क्रिया करेगा तब फिर फास्फीन बनाएगा। पहला NaOH के साथ क्रिया करेगा तो फास्फीन बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तब फिर फास्फीन बनाएगा। क्या बनाएगा? फास्फीन। तो लिख लेते हैं इसका भी P4 + H2 और ये क्रिया करेगा तो फिर फास्फीन का निर्माण करता है। क्लियर? अन्य चीज़ें जो बचेंगी उसको आप लिख लेना। ठीक, क्लियर? इसके बाद इसको देखेंगे S8 के साथ। S8 के साथ देखेंगे ये S क्या है तो सल्फर है। सल्फर अणु रूप में है। किस रूप में है? अणु रूप में है। तो सल्फर के अणु के साथ जब ये क्रिया करता है तो माचिस का तिली का जो मसाला होता है, ठीक है, माचिस का तिली का जो मसाला का सूत्र होता है वो ये बना हुआ। ठीक, P4H3। तो माचिस की तिली का जो मसाला होता है वो रेड फास्फोरस उसको कहते हैं, लेकिन इसका सूत्र क्या होता है तो P4H3 होता है। क्लियर? तो ये बनाता है। तो जब सल्फर के अणु के साथ फास्फोरस रेड फास्फोरस क्रिया करता है, कौन क्रिया करता है? रेड फास्फोरस। ये P4 जो सूत्र है बच्चों ये रेड फास्फोरस का भी है और यही सूत्र जो है आपका किसी भी फास्फोरस का, चाहे रेड फास्फोरस हो चाहे वो सफ़ेद फास्फोरस हो। तो रेड फास्फोरस जब तुम्हारा S8 के साथ क्रिया करेगा, सल्फर के अणु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? माचिस की तिली में जो मसाला लगा रहता है वो, उसका सूत्र क्या होता है? P4 और S3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बाकी की चीज़ें और बचेंगी वो उनको उससे मतलब नहीं है, केवल आप इतना याद रखो। इसके बाद और देखोगे HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल जो यहाँ पे आपको रखना है सांद्र रखना। कौन रखना है? सांद्र का मतलब आप लोग जानते होंगे। सांद्र का मतलब कैसा होता है? गाढ़ा। ठीक, सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। तो जब HNO3 के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा? देखो इसको समझ लो। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ, फास्फोरस यहाँ भी लेना आपको, P4 + HNO3। तो देखो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा H3PO4। ठीक है,
साथ ही साथ क्या बनेगा यहाँ पे, और कुछ बचा है, NO2 बनेगा और एक जल का अणु निकलेगा। ठीक है, आप मुख्य रूप से केवल इसी को याद रखिए रहो। ठीक है, तो जब फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो H3PO4 बनाता है। क्लियर? अन्य चीज़ें जो उनको भी लिख दो, जरूरी नहीं उतनी, आप चाहो तो केवल इतना याद रखना कि फास्फोरस नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके H3PO4 बनाता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसके साथ भी क्रिया करेगा तब भी H3PO4 ही बनाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ये भी कैसा होना चाहिए, सांद्र वाला। कौन वाला होना चाहिए? सांद्र यानी गाढ़ा वाला। ठीक है, तो इसके साथ भी क्रिया करेगा तो P4 प्लस H2SO4 इसके साथ क्रिया करेगा तब भी H3PO4 प्लस SO2 बनेगा साथ में, SO2 और प्लस H2O यानी जल बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है, आप इनको नोट कर लो। और जो फास्फोरस की प्रमुख रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं, वो इस तरीके से हैं, आपको यही पढ़नी है। ठीक है।